प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के पाठ नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देश की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की सहायता करते हैं। शांतिपूर्ण समाधान में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता जिसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। इसका निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और ये उनके मामलों के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्यों में इस बात की सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाने के बाद ये सदस्य देशों की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करते हैं। नंबर 2, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपायों और सूचनाएं जुटाने में मदद करता है। संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचना जुटाने में मदद करता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा। कोई सदस्य उसके समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन को विश्व भर के अधिकांश लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़रों में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशाओं का प्रतीक है। मानवता की आशा का प्रतीक। अब पढ़ेंगे अपन बेटाओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। अच्छा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ डेट हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। अगस्त 1941 में रूजवेल्ट और चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। कब किए गए बेटा? अगस्त 1941 में। जनवरी 1942 में ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। वाशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी। कब मिले थे? जनवरी 1942 में। मित्र राष्ट्र थे 26 और ध्रुवीय राष्ट्रों में उस समय कौन थे? जापान, जर्मनी और इटली। जनवरी 1942 में ध्रुवीय राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे। फरवरी 1945 में तीन बड़े नेता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, रूजवेल्ट अमेरिकी, चर्चिल इंग्लैंड के थे और स्टालिन रूस के, ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया। याल्टा सम्मेलन, फरवरी 1945। तीन बड़े नेता थे रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। अप्रैल और मई 1945 सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मामले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ था। सम्मेलन हुआ सैन फ्रांसिस्को में
अप्रैल से मई 1945 में। 26 जून 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य 51 थे। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर। और 51वां देश कौन सा था? पोलैंड। पोलैंड ने कब हस्ताक्षर किए थे? 15 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मूल संस्थापक सदस्य हैं? तो 51 आंसर है। और वेरी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटाओ, याद आप लोगों को रखना है। मूल संस्थापक सदस्य कितने थे संयुक्त राष्ट्र संघ में? 51। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। पूछ लिया जाता है बेटाओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। पूछ लिया जाता है बेटाओ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब सम्मिलित हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1945। अब पढ़ेंगे बेटाओ अपन संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 ने दुनिया को इस बात का आभास कराया कि एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो झगड़ों का निपटारा कर सके। किसका निपटारा? झगड़ों का। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। किसका हुआ था? लीग ऑफ नेशंस, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। किंतु यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 रोकने में असफल रहा। इसलिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। किस विश्व युद्ध के बाद में हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध का। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1918। उसके बाद में किस संस्था की स्थापना हुई थी? लीग ऑफ नेशन। इक्यावन देशों द्वारा इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होने की स्थिति में यह संगठन शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध होने की स्थिति में यह संगठन शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करता है। नंबर 3, पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु विभिन्न देशों को एक साथ लाना। पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु विभिन्न देशों को एक साथ लाना। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। कितनी थी? 193। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। बेटा पूछ सकते हैं एग्जाम में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, या सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अमेरिका, 2 रूस, 3 ब्रिटेन, 4 फ्रांस और 5वां है चीन। तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है? महासचिव। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं, जिनमें हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन,
संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन शामिल है। ये कई शाखा और एजेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, शीत युद्ध के बाद के काल में बदली अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। शीत युद्ध के बाद के काल में बदली अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। 1991 से अंतर्राष्ट्रीय जगत में निम्न प्रमुख बदलाव हुए। नंबर क्या क्या बदलाव हुए थे? सोवियत संघ बिखर गया, सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ताकतवर बनकर उभरा, अमेरिका सबसे ताकतवर बनकर उभरा। नंबर 3, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राष्ट्र संघ, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राष्ट्र रूस और अमेरिका के बीच सहयोगी संबंध बने। नंबर 4, चीन तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। कौन? चीन। भारत भी इस दिशा में अग्रसर हो रहा है, भारत भी हो रहा है। नंबर 5, सोवियत संघ से आज़ाद हुए अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। सोवियत संघ से आज़ाद हुए अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। और नंबर 6, विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौतियां? आइए देखें। नंबर 1, जनसंहार, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण की हानि तथा महामारी। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? जनसंहार, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणु प्रसार, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की हानि तथा महामारी। ऐसी दशा में वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किए जाने की आवाज़ उठाई ताकि वे इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सके। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। नंबर 1, संगठन की बनावट और प्रक्रियाओं में सुधार। नंबर 1, सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। विशेषकर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को इसमें सदस्यता दी जाए। कहाँ से सदस्यता दी जाए? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के देशों से। नेक्स्ट है, अमेरिका और पश्चिम देश इसके बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं, इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। अमेरिका, पश्चिमी देश इसके बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा नए सदस्यों को चुने जाने के लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए निम्नलिखित मानदंड सुझाए गए। कौन कौन से मानदंड होने चाहिए? सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने और नए सदस्यों को चुने जाने के लिए अस्थायी और स्थायी सदस्यता के लिए क्या मानदंड होने चाहिए? पहला है, वह देश बड़ी आर्थिक ताकत हो। दूसरा, वह बड़ी सैन्य ताकत हो। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के बजट में उसका अधिक योगदान हो। नंबर 4, जनसंख्या के दृष्टि से बड़ा राष्ट्र हो। नंबर 5, वह लोकतंत्र तथा मानव अधिकारों का सम्मान करता हो। और छठा है, अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की दृष्टि से विश्व की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो। क्या क्या मानदंड हैं? देश की बड़ी आर्थिक ताकत हो, बड़ी सैन्य ताकत हो, संयुक्त राष्ट्र के बजट में अधिक योगदान हो, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो, लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति की दृष्टि से विश्व की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो। इन कसौटियों में अनेक किंतु परंतु हैं। सदस्यता की प्रकृति को बदलने का भी मुद्दा उठाया गया कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया वीटो समाप्त होना चाहिए या नहीं। इस संबंध में भी कोई एक राय नहीं बन पाई है। नंबर 2,
न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा संबंधी सुधार। न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा संबंधी सुधार। इस संबंध में कुछ देश चाहते हैं कि यह संगठन शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाए, जबकि कुछ देश चाहते हैं कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों तक सीमित रखे। सन 2005 में संयुक्त राष्ट्र की 60वीं सालगिरह के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए निम्न कदम उठाने का फैसला किया गया। निम्न कदम कौन कौन से, उस पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, शांति संस्थापक आयोग का गठन। शांति संस्थापक आयोग का गठन। नंबर 2, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले। नंबर 3, मानवाधिकार परिषद की स्थापना। 2006 के 19 जून से यह सक्रिय है। नंबर 4, शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। शताब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति। नंबर 5, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा। आतंकवाद की निंदा, चाहे आतंकवाद किसी प्रकार का हो। नंबर 6, एक लोकतंत्र कोष का गठन। एक लोकतंत्र कोष का गठन। नंबर 7, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग को समाप्त करने पर सहमति। ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग को समाप्त करने पर सहमति। लेकिन ये मुद्दे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अनेक किंतु परंतुओं से भरे हुए हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसलों को कई आधारों पर समर्थन किया है। समर्थन कौन कौन से हैं, समर्थन के बिंदु, उन पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती दृढ़ता आवश्यक है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता आवश्यक है। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ को विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। नंबर 3, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से सुरक्षा परिषद ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। इसलिए सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं। नंबर 1, भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। हालांकि अभी जो आंकड़े आए हैं इसमें भारत जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। नंबर 2, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नंबर 3, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहल कदमियों में भाग लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग जो सभी पहल कदमियाँ हुई हैं उसमें भाग लिया है। नंबर 4, भारत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। यानी भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। नंबर 5, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसमें भी भारत ने लगातार अपना योगदान दिया है। और नंबर 6, भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रतीकात्मक महत्व को समझता है। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क क्या हैं भारत के पक्ष में? भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के विपक्ष में क्या तर्क हैं? कुछ देश वीटोधारी स्थायी सदस्यों के रूप में भारत की सदस्यता के विरोध में यह तर्क देते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। क्या तर्क देते हैं? नंबर 1, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है तथा भारत पाक तनावों के कारण वह स्थायी सदस्य के रूप में सफल नहीं रहेगा। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है तथा भारत पाक तनावों के कारण वह स्थायी सदस्य के रूप में सफल नहीं रहेगा।
नंबर 2, भारत के साथ ही ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। नंबर 3, सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की पहली दावेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। एक ध्रुवीय विश्व में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार के बाद अमेरिका की मनमानी को रोकने में सफल होगा? इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी पर आसानी से अंकुश नहीं लगा सकेगा, क्योंकि विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह जाने के कारण अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है। नंबर 2, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। नंबर 4, उसके पास निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति है। नंबर 5, वीटो ताकत के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की चलती है। नंबर 6, अमेरिका अपनी सैन्य तथा आर्थिक शक्ति के बल पर विश्व में फूट डालने की क्षमता रखता है। इन कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खासा प्रभाव है, जिसके कारण यह संगठन उसकी मनमानी को नहीं रोक सकता है। कौन कौन से कारण थे? अभी पढ़े थे ना बेटा। विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह जाने के कारण अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर वह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर सकता है। बजट में सबसे ज़्यादा योगदान अमेरिका का है। अमेरिकी भूक्षेत्र में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। उसके पास निषेधाधिकार की शक्ति है और वीटो के ताकत के कारण महासचिव के चयन में भी अमेरिका की चलती है। अमेरिका अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर विश्व में फूट डालने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटाओ, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता। यद्यपि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, तथापि अग्र संदर्भ में उसकी अभी तक प्रासंगिकता विद्यमान है। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। नंबर 2, झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर राष्ट्र संघ के जरिए 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। नंबर 3, शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकता है। नंबर 4, आज विभिन्न समाजों और मुद्दों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा।